नमस्कार दोस्तों, आरबीआई फॉर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आए हैं। हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके लिए उपलब्ध कराए जाएं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, राष्ट्रपति किसे संबोधित संलेख के द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्याग पत्र देता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो अभी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का अटॉर्नी जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, विधि विभाग का महासचिव होता है, या एडवोकेट जनरल होता है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस ये दी गई है कि कौन सा उच्चतम विधि अधिकारी है राज्य का, जो कोर्ट में जो राज्य सरकार के केस लड़ता है, तो वो कौन है? तो ये है एडवोकेट जनरल। कौन है? एडवोकेट जनरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो किस राज्य, जो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, किस राज्य को भारत के संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? देखिए, अभी अभी धारा 370 तोड़ी गई थी, शायद ये 5 अगस्त का दिन था 2019 में, और काफ़ी चर्चित भी ये मैटर रहा है, क्योंकि इससे लेकर आज भी बवाल, आजकल भी बवाल होता है जम्मू कश्मीर में। तो ये एक बेहद कठोर जो स्टेप उठाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, काफ़ी चर्चित रहा है ये, और एक अच्छा काम भी रहा है। तो जम्मू कश्मीर तो इसका राइट आंसर बनता ही है। क्या है इसका? ऑप्शन डी बनता है, जम्मू कश्मीर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए, निलंबन कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का? जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है वो एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति हैं, वो केवल राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों इस्तीफा दे देते हैं, यानी दोनों के पद खाली हो जाते हैं, तो उनका काम कौन करता है? तो उनका जो काम करता है, उनके लिए जो स्टीक यहाँ पर आंसर बनेगा वो बनेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। तो देखिए, हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो ये किस में उल्लेख किया गया? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों में किया गया है, या 9वीं अनुसूची में किया गया है, या मौलिक मूल कर्तव्यों में किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनेगा आपके लिए राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में। राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व हैं, राज्य नीति के निर्देशक तत्व होते हैं ना जो, उनमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? तो ये देखिए क्या किस टाइप का क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे मामला है जिसमें उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है। तो ये ऐसे मामले होते हैं जो आपके मूल अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण जिसमें दिया गया होता है, उसमें उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया जाए, तो वो किस में है? राज्य के निर्देशक तत्वों में है, चौथी अनुसूची में है, प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकारों में दिया गया है। तो देखिए क्या है कि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना की गई है वो की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बनेगा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये धर्मनिरपेक्ष? देखिए 3 शब्द जो जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, जिनमें से एक था तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान के द्वारा। उसमें से एक एकता एवं अखंडता थी, और एक धर्मनिरपेक्ष थी। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष तो जो बनता है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। भारत में, आप चलिए 11वें पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम सेवक के लिहाज से। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन लगभग मिलता नहीं है अगर हम कहीं देखें, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बेहद ज़्यादा पसंद किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा व्यवस्था दी गई है? तो ये मौलिक अधिकारों द्वारा दी गई है, मौलिक कर्तव्यों द्वारा दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा दी गई है, चुनाव आयोग अधिनियम द्वारा दी गई है। देखिए यहाँ पर क्या होता कि अगर आर्टिकल देता कि इस आर्टिकल के द्वारा व्यवस्था की गई तो हम आराम से बता देते, आसानी से हम बता देते उसको। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल या कोई संशोधन वगैरह न दे करके सीधा आपसे पूछ लिया गया है कि जो प्रणाली की व्यवस्था कैसे की गई है। तो ये इसके लिए जो ऑप्शन राइट बनेगा वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बनेगा। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अक्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि अगर हम एक अभी अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, और ग्राम सेवक का तो एग्जाम है ही खैर, पंचायत से रिलेटेड है। तो उसमें अगर हम देखें तो किस प्रकार से ये बता सकता है कि ये पंचायत का क्षेत्र होगा, ये इस पंचायत से बाहर का क्षेत्र होगा? तो ये कौन तय करता है? तो ये तय करने वाला होती है राज्य सरकार। कौन होती है? राज्य सरकार तय करती है कि भाई इस पंचायत का क्षेत्र यहाँ तक है। तो 12वें का आंसर बनेगा बी, राज्य सरकार द्वारा। बी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया था। देखिए 73वां संशोधन हुआ था, ये 1993 में हुआ था, 1993 में। तो ये पंचायतों से रिलेटेड था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें देखते हैं हम। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए दिया गया था, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए दिया गया था, राज्य वित्त आयोग की संतुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप हस्तांतरण से संबंधित था कि वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग होगा वो पंचायतों को फंड उपलब्ध कराएगा। जो चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। तो देखिए इनमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसके लिए क्या मिलेगा? ये सभी चार। तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा डी होगा। डी इज द राइट ऑप्शन बना, क्योंकि पंचायतों के नियमित चुनाव भी तभी से कराने प्रारंभ कर दिए थे क्योंकि ये संविधान का अंग बन गया था। पहले क्या था, कुछ ही राज्यों में होता था, कुछ राज्यों में कंपलसरी नहीं था पंचायत का चुनाव कराना, लेकिन अब क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ये चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण भी दे देगा। जैसे अब हरियाणा में एक ताजा करंट का जो क्वेश्चन बना है कि हरियाणा में जो पंचायत चुनाव है उनमें आरक्षण जो महिलाओं का बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। पहले 1/3 था, तो 33% आरक्षण दिया गया था। अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 50% की जो महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई है। और इसमें एक और चेंज आया है कि पंचायत चुनाव में एक चेंज और दिया गया है, राइट टू रिकॉल बिल भी पास कर दिया गया है, क्योंकि जो मेंबर हैं वो जो सरपंच को हटा सकते हैं, अब उनको ये पावर दे दी गई है पंचों को। और जो जनता है, जनता भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, मान लीजिए जो ग्राम सभा में जो गांव के लोग होते हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो मिलकर भी राइट टू रिकॉल का प्रयोग करके सरपंच को हटा सकते हैं। तो चलिए 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें भी। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं, किसमें? 9 में। और उसे संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत्य स्थापित किया गया है कि 9 में तो पंचायतों से संबंधित उपबंध थे, भाग 9 में, भाग 9 की बात है ये। और उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत्य स्थापित किया गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन लगा था वो 1992 द्वारा अंत्य स्थापित किया गया है।
भारत के संविधान के भाग शायद ये दिया गया 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है, ये बिल्कुल ठीक है, 9A में है। लेकिन अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। देखिए क्या है कि ये जो दूसरी स्टेटमेंट दी गई ये बिल्कुल गलत बनती है। यहाँ से गलत हो गई कि दो नगर पालिकाएं कहीं भी नहीं हो सकती, ऐसा उपबंध कहीं भी नहीं है कि नगर निगम भी हो जाए और नगर पालिका भी, क्योंकि ये जो जनसंख्या एरिया की जनसंख्या के अनुसार देखा जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी बनती है, तो वो अगर ज़्यादा है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक जनसंख्या के अनुसार होता है कि इतनी जनसंख्या के लिए नगर पालिका होगी, इतनी जनसंख्या के लिए नगर परिषद होगा। तो इसमें जो आंसर बनेगा केवल एक बनेगा, तो इसमें जो सही है वो क्या है, ऑप्शन ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो मेयर का कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। अभी अभी हरियाणा में मेयर के जो चुनाव हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कितने मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या था? जो नरगिस दत्त हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम बनता है जद्दन बाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बनता। जो फिल्म अभिनेत्री प्रसिद्ध रही हैं ये, तो इनका जो वास्तविक नाम रहा है जद्दन बाई रहा है, जद्दन बाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टुंड्रा जाति है, टुंड्रा एक एम शीत प्रधानक क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है। तो ये एक वनस्पति वाली चीज है कि एक टुंड्रा एक शीत एक टुंड्रा जाति भी होती है। टुंड्रा टुंड्रा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये टुंड्रा क्या है, वनस्पति है। टुंड्रा एक शीत प्रधानक क्षेत्रों की वनस्पति है। जो शीत प्रधान मतलब ये ठंड वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। तो ये किस टाइप की है? तो एक क्रायोफाइट टाइप की है। कौन से टाइप की? क्रायोफाइट टाइप की। इसके लिए ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा में बजट कितने भागों में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में जो बजट पेश किया जाता है वो दो भागों में पेश किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या है कि एक भाग में तो जो साधारण बजट होता है, एक में रेलवे का बजट होता था, लेकिन इस क्या है कि पहले दो भागों में अलग अलग होता था, शायद अब इसको मिलाकर एक ही कर दिया गया है। पहले वो दो भागों में बजट पेश किया जाता था, अब रेलवे का भी बजट साथ में ही दिया जाता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जुल्लू कहाँ की जनजाति है? जो जुल्लू है वो कहाँ की जनजाति है? तो ये जुल्लू है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जनजाति है। जैसे कबायली इलाकों में पाए जाते हैं तो ये एक टाइप की जनजाति बनती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो बजट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो बजट शब्द आया है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है भाई? तो वो लिया गया है फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से? फ्रांसीसी से। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में कौन सा बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अग्रणी राष्ट्र है? तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी है। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? जो 22वां क्वेश्चन बनता है, मर्डेका पैलेस। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? ये है जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। मर्डेका पैलेस जकार्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैं आपको बता भी देता हूं कि हरियाणा सरकार परमवीर विजेता को 2 करोड़ की राशि प्रदान करती है जो पुरस्कार के रूप में। अगर कोई परमवीर चक्र हरियाणा में जो प्राप्त करता है, जो भी सेना का अधिकारी प्राप्त करता है, तो उसको परमवीर चक्र के साथ साथ जो 2 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार देती है। तो जो पहला परमवीर चक्र भारत में मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? जो धूप वाले चश्मे बनाते हैं ना हम, वो किस प्रकार के लेंस से बनाए जाते हैं? जैसे हम लेंस बनाते हैं ज्यादा दूर से देखना तो उसके लिए कौन सा चीज है, ज्यादा नजदीक वाली देखनी है तो उसके लिए कौन सा लेंस है। तो इसी प्रकार का है कि धूप धूप वाले चश्मे जो धूप से बचाते हैं हमें आंखों से, कि हमें जो साफ दिखे, कोई चीज किसी चीज की चमक न पड़े, तो उसके लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? जो इसमें होता है क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जिसके किस टाइप का है? क्रुक्स कांच। तो इसके लिए ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर।
तो अब आ जाइए, बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है, ये आंसर आपको देना है कि बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है। और हमें इसमें कमेंट करके भी बताना है कि आपको बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि ये कहाँ की समाचार एजेंसी है। आपने वीडियो अंत तक देखी उसके लिए आपका विशेष विशेष धन्यवाद। और हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो लेकर आएँ, क्योंकि हरियाणा एग्ज़ाम बेहद नज़दीक हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो हम वो लेकर आएंगे अवश्य। तो आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका विशेष विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।